और आज पहली इनसाइड स्टोरी दिल्ली के कंझावाला कांड की। आपको बताएंगे कि क्यों मृतक अंजलि की सहेली निधि लगातार सवालों के भंवर में फंसती जा रही है। राहुल गांधी में जीवाणु क्यों ढूंढ रहे हैं योगी सरकार के डिप्टी सीएम, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर निकले हैं। वो कितनी समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं, इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्यों सीडी अब मुद्दा बन रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। आदि शंकराचार्य से जुड़े शहर जोशीमठ के बाशिंदों की रात की नींद क्यों उड़ी हुई है, क्यों पूरा शहर उजड़ रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। और आखिर में हम आपको एक ऐसे सेंसर बोर्ड की इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसमें फिल्मी एक्सपर्ट नहीं, धर्म के जानकार होंगे। तो सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर सारे देश की नजर है। दिल्ली के कंझावाला केस की चश्मदीद निधि क्या छुपा रही है, क्या निधि कोई फरेब रच रही है, निधि के बयानों से क्यों झूठ की बू आती है, क्यों अंजलि का परिवार निधि की जांच की मांग कर रहा है। सबसे पहले देख लीजिए यह रिपोर्ट। सीसीटीवी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ और कह रही है। जो डिस्टेंस है वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ब्रेकिंग मेरे लिए बताना अभी। इकलौती चश्मदीद निधि कुछ और ही कह रही है। हाँ, मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए। निधि की माँ कुछ और ही कह रही है। चोट पे हाथ पे लग रही थी साहब जी उसके, और सिर पे लगी उसके चोट, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे। अंजलि की मां का बयान कुछ और ही कहानी कहता है। निधि को भी मारना चाहते थे तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस वजह नहीं हुआ। कुल मिलाकर कंझावला कांड में जांच के नाम पर पहेलियां बुझाने का काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पुलिस जांच का अंदाजा लगा सकते हैं। स्पेशल सीपी ने कहा, कंझावला कांड में अभी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। अभी इस मामले में हत्या का मकसद पता नहीं चला। सबूतों के आधार पर अभी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में 5 आरोपी नहीं बल्कि 7 हैं। 2 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला। अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर आधी रात को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। सारे सीसीटीवी फुटेज इसकी पुष्टि करते दिख रहे हैं। चश्मदीद दीपक इसकी गवाही दे चुका है। पुलिस भी पहले ये बात कह चुकी है। यहाँ तक कि अंजलि की दोस्त निधि भी ये बात कैमरे पर कह चुकी है। उन लड़कों को सब कुछ पता था कि वो लड़की यहाँ पे मतलब नीचे है के गाड़ी के, उनको पता था। उन्होंने जानबूझ के उसको घसीट के लेते गए, फिर घसीट के पहले पीछे करी गाड़ी, फिर आगे करी, पीछे करी, फिर घसीट के उसे ले गए। इन्होंने बताया एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ, मम्मी उसको खींच के ले गए, ऐसे करके, ऐसे मतलब खींच के कैसे ले गए? खींच के वो ले गए उसको, ऐसे करके, ऐसे भी करा उनने, ब्रेक दे के ऐसे खूब मारी है उसको। लेकिन सवाल तो निधि के फरेब पर भी उठ रहे हैं। उसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे कुचली जाती रही और वो मौके से रफू चक्कर हो गई। निधि का किरदार वैसे भी विवादास्पद अतीत से भरा रहा है। वो अपने परिवार से अलग रहती है, जिसकी पुष्टि उसके घर वाले कर चुके हैं। निधि इसके पहले नारकोटिक ड्रग्स मामले में पकड़ी जा चुकी है। सुनाई में तो आया कई बार हो रखे इनके केस। कहाँ पर केस हुआ है? आगरा। एक्ट कौन सा था? ये सर एनडीपीएस। हाँ जी। कब की बात होगी? अभी 4 महीने पहले की सर। तो ये निधि के खिलाफ हुआ है या किसी और? निधि के खिलाफ सर। इसके पहले आगरा में केस हुआ था इसका? आगरा में एनडीपीएस। आपकी जानकारी में बात कब आई आगरा में केस हुआ है? ये काफी दिन से हो गए, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं साहब है। इसने आपको बताया? गई नहीं इसके पास वहाँ पे।
तो विवादास्पद अतीत वाली निधि कंझावला कांड की सबसे बड़ी गवाह है। उसकी दगाबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। आज तो उसके घर पर आक्रोशित महिलाओं ने धावा ही बोल दिया। जब दोनों साथ थी तो ये कैसे आ गई? उन लड़कों को फांसी मिलना चाहिए, इस लड़की को भी रिमांड पे लेना चाहिए। ये तो घर में मुंह छुपा के बैठी है, जब ही कुछ साजिश है। तो एक तरफ है फरेबी सहेली जो कि सबसे बड़ी चश्मदीद है और दूसरी तरफ है पहेलियां बुझाती दिल्ली पुलिस। ऐसे में अंजलि का इंसाफ कैसे होगा, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। फरेबी सहेली पुलिस की पहेली, इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो मां बेटी के बयान हैं, जो विरोधाभास है बयानों में, क्या इससे ये केस खुल सकता है? देखिए ये बहुत बड़ा तार है। अखिलेश जिस तरह से मां ने बयान दिया है, एबीपी न्यूज पर पहली बार निधि की मां सामने आई और उनकी मां ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। देखिए आज आप गौर कीजिए, पुलिस बार बार मोटिव इस्तेमाल कर रही है, यानी कि मकसद क्या था। निधि की मां ने क्लियर कहा है कि उन्होंने कई बार आगे पीछे करके गाड़ी से कुचला है और जानबूझ के मारा, ये शब्द है, और निधि पर भी चढ़ाने की कोशिश की है। मोटिव का कितना बड़ा इशारा यहां पर है, यानी कि निधि की मां कुछ तो ऐसा है जो निधि को जानकारी है और निधि शायद या तो उसको बता नहीं रही है या वो सामने लाया नहीं जा रहा। यहां सवाल खड़ा हो रहा है और इसका मतलब यह है कि निधि के भीतर बहुत कुछ ऐसा है, निधि के जहन में है कि अगर उसका पूरी तरह से उसका एग्जामिनेशन हो जाए अखिलेश, तो इस मामले की कड़ियां जुड़ सकती हैं और जिस लॉजिकल कंक्लूजन की ओर बात नहीं पहुंच सकती है वहां पहुंच सकती है। तो निधि और उसकी मां के ये बयान इस मामले के सच की ओर, अंदर की कहानी को इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक उपाध्याय इस इनसाइड स्टोरी के लिए, जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की यात्रा की, जिसका अगला पड़ाव है हरियाणा। लेकिन यूपी सरकार इस गुत्थी में उलझी हुई है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। इसके लिए बाकायदा जांच बैठाई गई। यूपी की राजनीति में राहुल की एंट्री से कैसा सियासी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप रिपोर्ट देखिए। हमने अपने चिकित्सकों से, जो चिकित्सा विज्ञान के माहिर लोगों से हमने पूछा है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो शरीर में उपस्थित होने के बाद वस्त्र नहीं पहनने पड़ते हैं, तो उस जीवाणु के बारे में मुझे बताया। भरी सर्दी में टी शर्ट में यात्रा पर निकले राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती? ये सवाल अभी तक सोशल मीडिया की चुहलबाजियों का हिस्सा था, लेकिन किसे पता था कि यूपी सरकार इसे दिल पर ले लेगी। योगी सरकार में डिप्टी सीएम और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तो इसका पता लगाने के लिए बाकायदा एक्सपर्ट लगा दिए हैं। अब इस पर तो रिसर्च हो रहा है, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि इतनी ठंड में जब 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, ये कोई भी टी शर्ट में घूम रहा है, तो प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिली है, इस पर रिसर्च हो रहा है। तो ब्रजेश पाठक के महकमे के धारदार दिमाग वाले अफसर इन दिनों राहुल गांधी के शरीर में मौजूद जीवाणु ढूंढने में अपना माथा खपा रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा मंत्री जी की प्रायोरिटी क्या है। देखिए ये टी शर्ट वी शर्ट पर बहस करना मैं समझता हूँ फजूल की बातें हैं। ये टी शर्ट लेकर, दाढ़ी लेकर, कंटेनर लेकर इस पर बहस करना मैं समझता हूँ ये बच्चों माफिक बात है। बहरहाल इन सारी रोचक घटनाओं और बयानबाजी के बीच राहुल की यात्रा यूपी से हरियाणा में प्रवेश कर गई है। अगले 5 दिन राहुल हरियाणा में पदयात्रा करेंगे। 20 जनवरी को राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल तिरंगा फहराएंगे और इसके बाद उनकी यात्रा समाप्त होगी। राहुल गांधी की यात्रा जब यूपी पहुंची तो ऐसे ऐसे चेहरों ने शुभकामनाएं प्रेषित की जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। जरा उनका परिचय जान लीजिए। चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, महंत सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी, राम जन्मभूमि मंदिर। इससे उत्साहित कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसे योगी के प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संकेत बता दिए। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि साधु संत तो सभी को आशीर्वाद देते हैं। बात यह है कि लोगों को समझ में आने लगा है कि भारत की प्रगति विध्वंस, नफरत और हिंसा से नहीं हो सकती। शांति,
प्रेम और सद्भाव से ही हो सकती है। साधु संत हैं, साधु संतों का जो भाव रहता है अपना, वो तो हम लोग भी जाते हैं तो हमको भी आशीर्वाद देते हैं, आप भी जाएंगे आपको भी आशीर्वाद देंगे। उनका जो आशीर्वाद देना, किसी के द्वारा शुभकामना देना, ये कोई टिप्पणी का विषय नहीं है। राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल नाप चुके हैं। इसे कोई राजनीतिक भ्रमण कहे या राजनीति का जलवायु परिवर्तन, लेकिन ये दिलचस्प है कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग राहुल गांधी को ठंड ना लगने की वजहें तलाशने में मशगूल है। जैनेंद्र कुमार के साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि चंपत राय हो, सत्येंद्र दास हो, अगर ये शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संजय, हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? ये तारीफ क्यों? देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण बयान जो अयोध्या से जारी हुए थे, उनमें सत्येंद्र दास जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं उनका, और दूसरा चंपत राय जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। पहले मैं बात करूंगा सत्येंद्र राय पर। सत्येंद्र राय, क्षमा कीजिएगा, सत्येंद्र दास जो हैं वो रामलला के मुख्य पुजारी हैं, और जैसा कि उनका कहना है कि कुछ लोग आए थे भारत जोड़ो यात्रा का न्योता उनको देने, तो उन्होंने ये असमर्थता जताई थी कि मैं नहीं जा सकता हूँ यात्रा में। तो उन्हीं लोगों के कहने पर उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया और शुभकामना संदेश जारी कर दिया। साधु संत है, एक बार को माना जा सकता है कि वो इस नाते पत्र जारी कर दिया। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है चंपत राय। चंपत राय का ऐसा करने के पीछे कई चर्चाएं हैं, जिनमें से एक चर्चा ये भी कही जा रही है कि पिछले साल जब राम जन्मभूमि के लिए ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी तो उसमें कई सारे घोटाले घपले सामने आए थे। उसके बाद चंपत राय का कद कम किया गया था, उनके अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई थी। तो ये भी चर्चा आम है अखिलेश कि कहीं ना कहीं वो टीस इनके मन में है, और ये जो चंपत राय का बयान है वो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड स्टोरी के लिए संजय, इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। पहले छपरा शराब कांड, फिर सुधाकर सिंह का विवादित बयान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अक्सर समस्या में घिर जाते हैं। इन समस्याओं का हल तलाशने के लिए नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। इस एक यात्रा के जरिए नीतीश कुमार कई समीकरणों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाटलिपुत्र की सड़क पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया लोगों ने। ये नाइट वॉचमैन के रूप में नीतीश कुमार आए थे हमारे साथ। नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सर्द मौसम में बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत करते नजर आए। बोल रहे तो हम होता ही अलग अलग समय में तो अलग अलग काम के लिए जाते ही है। तो इस बार कई साल न हो गया तो हम देखना चाहते हैं प्रोग्रेस को और काम को करने के लिए कहा गया कितना हद तक हुआ और कहां क्या प्रावधान। महागठबंधन में तकरार और बीजेपी के पलटवार के बीच अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए नीतीश कुमार 7 फरवरी तक समाधान यात्रा करेंगे। इस दौरान नीतीश 18 जिलों की यात्रा करेंगे। समाधान यात्रा के दौरान रैली या जनसभा नहीं होगी। नीतीश सीधे आम लोगों से रूबरू होंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यानी इस यात्रा के बहाने नीतीश आम लोगों से फीडबैक लेंगे। बीजेपी कह रही है नीतीश को डर है, अगर रैली की तो नाराज लोग हंगामा करेंगे। मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे। ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। जिसको यात्रा देने का तो कोई तुक ही नहीं था। नीतीश की इस समाधान यात्रा पर सवाल सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं उठाए। सर्दी के मौसम में शुरू हुई इस यात्रा पर आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने भी सलाह के नाम पर सवाल उठाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा, चंपारण में ज्यादा ठंड होती है, सीएम के साथ कई लोग यात्रा में शामिल होंगे। ठंड बढ़ने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है, सीएम को यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आइए जरा इनसाइड स्टोरी समझते हैं। संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रकाश, आखिर ये कौन सी समस्या है जिसके समाधान के लिए नीतीश यूं घूम रहे हैं?
देखिए अखिलेश, सबसे अगर पुराने दिनों को याद करें तो हाल ही में जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जितने विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल हैं, सबको एकजुट करेंगे, एक साथ लाएंगे। तो ऐसे में इसी बीच में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी बिहार में घूम रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने एक वक्त में कहा था कि वो थके हारे हैं, अब उनसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो बिहार में, ऐसे में अगर वो घूम रहे हो तो 2 बातें साफ हो रही है। पहली बात वो कि आज भी उनमें दमखम है, बिहार के बाद वो देश यात्रा पर निकलेंगे और सभी विपक्षी दलों को एक करने की बात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के काट के तौर पर नीतीश कुमार खुद को भी पूरे देश में एक तरह से ये बता रहे हों कि अब हम देश में अगर यात्रा करेंगे तो वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें सामने आ रही है कि इस यात्रा पॉलिटिक्स के बहाने खुद को भी आगे रखना, पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है महागठबंधन को भी देखना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो तस्वीर कुल मिलाकर यही है कि दरअसल जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि नीतीश अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यूं बाहर आए हैं। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपी 2 घंटे तक शव के साथ घूमे, ये पुलिस कह रही है बात। 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और आपको यह बता दें कि दरअसल पुलिस ने खुद अब यह बात दिल्ली पुलिस ने बताई है, कोर्ट में अदालत को उन्होंने जानकारी दी है। पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि आरोपी 2 घंटे तक शव के साथ घूमते रहे। तो यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5 आरोपियों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया और जब वो अदालत में पुलिस पहुंची तो पुलिस ने खुद यह बात अदालत में बताई है कि दरअसल 2 घंटे तक ये आरोपी शव के साथ घूमते रहे। यानी एबीपी न्यूज ने जो खबर आपको दी थी, जो बात हम आपको बता रहे थे, वो बात बिल्कुल अब साफ होती जा रही है। कुदरत इन दिनों सुपर पावर अमेरिका की बड़ी परीक्षा ले रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इतनी भीषण बर्फबारी हुई है, वहां स्टेट इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे, बर्फ की सी बारिश, हर जगह बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर, गाड़ियों पर, पेड़ों पर, हर जगह बर्फ। इतनी बर्फ कि पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं, जो बर्फीले तूफान के बाद से ठिठुर रहा है। इतनी भीषण बर्फबारी हुई कि कई फीट मोटी बर्फ की परतें जम गईं। इस बर्फबारी ने यह हाल कर दिया कि कैलिफोर्निया में स्टेट इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। दरअसल समंदर से उठे तूफान ने उत्तरी कैलिफोर्निया पर बुधवार की शाम को भीषण अटैक किया। तूफान की रफ्तार इतनी भयावह थी कि लोग सहम गए। कैलिफोर्निया पर हमला बोलने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत तेज थी। उस तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। भारी भरकम पेड़ तक उखड़ गए। ऐसा तूफान आया कि गैस स्टेशन का पंप तक उखड़ गया। तब से बर्फबारी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पूरा कैलिफोर्निया शहर चांदी चांदी हो गया। जोशीमठ, उत्तराखंड का यह शहर हर क्षण दहशत के साए में है और वजह है धंसान। धंसान के कारण इस शहर के 90% घरों में दरार है। दहशत के मारे लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोग कामकाज छोड़कर अब सड़क पर हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये एक शहर की तबाही की कहानी है। एक शहर धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो रहा है, इसका गवाह है जोशीमठ। मजबूत चट्टान पर बनी सड़क दरक गई है। सीमेंट की मजबूत दीवारें चटक गई हैं। मकानों में दरार पड़ गई है और दीवारों के नीचे पानी बह रहा है। ये प्राकृतिक आपदा है
या विकास के नाम पर इस आपदा का निर्माण हुआ, इस पर अलग अलग नजरिया है। लेकिन इन सब के बीच जोशीमठ में 560 से ज्यादा घरों में दरार आ गई। जमीन धंसने के बाद जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे को बंद कर दिया गया है। भू धसान की जांच करने और जानकारी जुटाने के लिए अफसरों की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन हालात डराने वाले हैं। कहीं घर की छत लकड़ी की बल्लियों के सहारे टिकी है, तो कहीं आंगन जमीन में धंस गया। इस दहशत ने लोगों के हौसले को भी जमीन में धंसा दिया है। सैकड़ों लोग परिवार समेत शहर छोड़कर चले गए। जो हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। लगातार जोशीमठ लगातार भूदसा हो रहा है, लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार बहुत चपेट में है। बड़ा दुख सा हो रहा है, क्योंकि पूरा ज्योतिर्मठ जोशीमठ जो है इस समय भयंकर भूधसाव की चपेट में है। ये भी संदेश दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जोशीमठ में पहली बार ऐसे हालात नहीं बने हैं। पिछले साल भी नवंबर के महीने में ऐसी ही दरारें दिखी थी। तब सरकार ने सर्वे करने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं दिखा। नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, सड़क जाम किया, बाजार बंद किया। जब विरोध की आवाज गूंजने लगी, तब उत्तराखंड सरकार ने फिर टीम बनाने का ऐलान किया है। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। जोशीमठ के हाल पर पीएमओ की भी नजर है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े लोग बताते हैं कि करीब 90% घरों में दरार पड़ चुकी है, जबकि 40% घरों का हाल ज्यादा बुरा है। जोशीमठ के 90% जो घर हैं, सब में सामान्य से दरारें हैं, लेकिन जो ज़्यादा वनरेबल हैं, जो ज़्यादा जिनके दरारें हैं या जो ज़्यादा संवेदनशील जो घर स्थिति में हैं, वो लगभग जो है 30 से 40%। आदि शंकराचार्य से जुड़ी पहचान वाला जोशीमठ इस सर्द मौसम में उद्वेलित है। यहाँ के लोगों को अपने वजूद पर खतरा गहराता दिख रहा है। सरकारों की हीला हवाली ने उनके भीतर बहुत गुस्सा भर दिया है। पर्यावरण से जुड़े लोग आशंका जता चुके हैं कि दिन ब दिन हालात बिगड़ेंगे। जोशीमठ से ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों? आइए समझते हैं ध्रुव मिश्रा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं। ध्रुव, क्या इनसाइड स्टोरी है इसकी? देखिए अखिलेश, ये भूस्खलन की जो बात आ रही है, आपको बता दूं कि 70 के दशक में भी ये बात सामने आई थी। तब जो है मिश्रा कमेटी गठित की गई थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो सामने आया था कि जो पहाड़ के टुकड़े और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है, उसमें ये भी कहा गया था कुछ एहतियात बरतनी होगी कि बड़े बड़े बोल्डर जो है ब्लास्ट करके ना तोड़े जाएं, ड्रेनेज सिस्टम सही हो। पर कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुए, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर तोड़े गए तो ब्लास्ट करके तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, जब दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। लोग तमाम जो है डीएम के पास गए। डीएम की इसमें जो है रवैया ऐसा रहा कि कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। लोगों ने हमें बताया कि जो है डीएम ने कहा जब तक घर टूट नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे जाएंगे, इस तरीके का रवैया रहा। तो रिपोर्ट भी उस तरह से ऊपर तक नहीं पहुंचाई गई, शासन को नहीं दी गई टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सब भी इसमें देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की नाकामी और कुदरत का कहर, और नतीजा आपके सामने कि ये शहर पाताल में समाने को तैयार है। उधर मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो इसे देखते हुए अभी से मध्य प्रदेश सियासी वार यहां पर होने लगे हैं। चंद दिन पहले ही विधानसभा में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीडी वाला वार किया है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी और संघ के कुछ लोगों के अवैधानिक कृत, अश्लील कृत्य करते हुए कुछ लोगों मित्रों ने हमें इनकी सीडियां दी हैं। एक सीडी जो ना सार्वजनिक हुई, जिसे ना कांग्रेस नेता के अलावा किसी और ने देखा, ना उस सीडी का पहले कहीं कोई जिक्र हुआ। ऐसी एक अदृश्य सीडी की गूंज
मध्य प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है, वो भी चुनावी साल में। इस सियासी खेल की शुरुआत की है एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेताओं को धमकाने, डराने का आरोप लगाया और कहा अगर जोर जुल्म का दौर खत्म नहीं हुआ तो वो बीजेपी और आरएसएस नेताओं की पोल खोल देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीडी शर्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे बंगले पर आए। मैं उनका स्वागत करूँगा, फूल मालाएं पहनाऊंगा और उनको सीडी दिखा दूंगा और मैं न्यायालय में गोपनीय तरीके से न्यायालय के आदेश पर सीडी प्रस्तुत कर दूंगा। सीडी मैंने भी दी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। गोविंद सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी तूफान आ गया। बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गोविंद सिंह को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं उन्हें फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर जाइए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ लगातार अटैकिंग मोड में है, मगर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जिस तरीके से ये सीडी वाला मामला उठाया है उसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ में है। अब गोविंद सिंह राजपूत नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कमलनाथ के बराबर अपना कद बनाना चाहते हैं। गोविंद सिंह बीजेपी विरोध के मामले में कमलनाथ से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर देकर सरकार बनाई थी। चुनावी साल में वही हसरतें फिर से जगी हैं। इसीलिए अभी से पार्टी के अंदर खुद को मजबूत करने का गेम शुरू हो गया है। इसीलिए बीजेपी नेता भी सीडी वाले दावे पर चुटकी ले रहे हैं। इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए, तो आप इसको रखो मती, सार्वजनिक कर दो। फिलहाल गोविंद सिंह के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी नेता चुनौती दे रहे हैं, अगर गोविंद सिंह के पास कोई सीडी है तो उसे वो सार्वजनिक करें। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। तो एक कह रहा है कि हम सीडी दिखा देंगे, दूसरा कह रहा है दिखा दो। सवाल यह कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, इसका गेम क्या है? ब्रजेश राजपूत हमें समझाएंगे हमारे सहयोगी। ये सीडी का अचानक से जिक्र क्यों ब्रजेश? दरअसल अखिलेश, हमको इस सीडी का गेम समझने के थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जिस सीडी की बात की जा रही है वो सितंबर 2019 का मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान निकला एक जो केस था हनी ट्रैप। ये हनी ट्रैप की सीडी की बात की जा रही है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस सभी नेताओं के कथित तौर पर दृश्य हैं, वीडियोज़ हैं या ऑडियो हैं। इसलिए कांग्रेस दबाव बनाने के लिए कह रही है कि हमारे पास सीडी है और बीजेपी कह रही है दिखाओ, जबकि दोनों पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। तो ना तो सीडी कभी सामने आएगी और ना ही कभी दिखाई जाएगी। तो कुल मिला के एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति है, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। पहले कभी कमलनाथ कहते थे कि हमारे पास सीडी है, अब गोविंद सिंह कहने लगे हमारे पास सीडी है। मगर बीजेपी को मालूम है कि सीडी कभी सामने आएगी नहीं, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें जो एसआईटी बनी थी तो उसकी जो रिपोर्ट सामने आई थी या उसकी जो फाइंडिंग्स हम लोगों को छन के मिली, उसके मुताबिक बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता या बड़े लोग इसमें शामिल है। इसलिए सीडी कभी सामने आएगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। फिल्म पठान के गाने पर हुए विवाद के बाद अब साधु संतों ने अपना सेंसर बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। यह सेंसर बोर्ड देखेगा कि फिल्मों में हिंदू धर्म और मान्यताओं का अपमान नहीं किया जाए। गले में भगवा पट्टा डाले, जुबान पर जय श्री राम के नारे, सिनेमा हॉल में घुसे, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के पोस्टर फाड़े।
तोड़ फोड़ की, हंगामा किया और निकल गए। ये बीजेपी शासित गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर जमकर बवाल मचाया। किसी फिल्म, किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस के खिलाफ हंगामे की ऐसी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन अब बॉलीवुड फिल्मों को हिंदूवादी संगठन ही नहीं, साधु संत भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा बहाना बना है पठान फिल्म का बेशर्म रंग गीत। साधु संतों ने अब धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है। यह बोर्ड धर्म समाज पर बनने वाली फिल्मों की निगरानी करेगा। इस धर्म सेंसर बोर्ड में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी होंगे और यूपी फिल्म सेंसर बोर्ड के उपाध्यक्ष को भी शामिल किया गया है। वो धर्म पे कोई फिल्म बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम से, स्वामी जी से वो चर्चा कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। आज एक संस्था उनको मिल गई है, वो फिल्म बनाने से पहले उनको चर्चा कर सकते हैं। फिल्म में जाने में वो गलती हो जाए तो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, तो कम से कम वो विषय वही समाप्त हो सकता है। साधु संतों के इस सेंसर बोर्ड का इरादा सिर्फ फिल्मों की निगरानी करना ही नहीं है। ये बोर्ड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले तमाम पात्रों, उनके रंगरूप, उनके डायलॉग्स और उनके स्क्रिप्ट्स की समीक्षा करने का इरादा भी रखता है। यानी जो काम सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया करता रहा है, उसके समानांतर धर्म सेंसर बोर्ड भी एक्टिव रहेगा। अगर किसी भी फिल्म में हिंदू धर्म, वेदों और पुराणों की बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाएगा तो धर्म सेंसर बोर्ड उस पर कार्रवाई करेगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि धर्म सेंसर बोर्ड किस हैसियत से ऐसी कार्रवाई करेगा, लेकिन यह सवाल उठेगा, आखिर सेंसर बोर्ड के रहते हुए धर्म सेंसर बोर्ड का क्या औचित्य है? क्या सेंट्रल सेंसर बोर्ड पर साधु संतों का भरोसा नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखिए, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और इन्हीं प्रावधानों के तहत सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है। ऐसे में ऐसे धार्मिक बोर्डों का मतलब क्या है, रौनक कुकड़े से समझते हैं। रौनक, इसके पीछे की क्या कहानी सामने आ रही है? जी देखिए अखिलेश, मुख्य तौर पर जिस तरह की मांग साधु संतों की तरफ से यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी जो है वो उठने लगे। सबसे पहला ये सवाल है कि जो अखाड़े होते हैं, करीबन 13 प्रमुख अखाड़े हैं और उनकी एक समिति होती है। सवाल ये है कि जो साधु संत फिलहाल दावा कर रहे हैं कि हम धर्म सेंसर बोर्ड बनाने जा रहे हैं, क्या इन समिति, जो अखाड़ों की समिति है, क्या उनकी इजाज़त इन्हें मिल चुकी है? क्या इस तरह का प्रस्ताव और इस तरह की चर्चा इस समिति में हुई है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उठकर खड़ा होगा, क्योंकि जो अखाड़े होते हैं अगर वो इस तरह का प्रस्ताव लाकर किस तरह की कोई चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो केंद्र में बैठी हिंदुत्ववादी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उन पर निश्चित तौर पर इस पर जो है वो असर डाल सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर इस तरह के असंवैधानिक कोई भी बोर्ड ऐसे कहीं ना कहीं कई और भी फिल्मों को लेकर इस तरह के विवाद जो है देखने को मिलते रहे और आए दिन अगर इस तरह के संगठन सामने आकर इस तरह के बोर्ड तैयार करने लगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस जानकारी के लिए आपका। और देखिए, अगर इस तरीके से वाकई सेंसर बोर्ड बनने लगेंगे तो अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।